एपिसोड 11 वॉशरूम रोमांस। अब आगे। तनिष्क गुस्से में प्राची को घूरते हुए उसे फिर से वॉलों से हटा देता है और दांत पीसते हुए कहता है, तो तुम शौर्य के साथ भी सो चुके हो। तनिष्क की बात सुनकर प्राची चौंक जाती है और तनिष्क को देखते हुए, जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तनिष्क प्राची के गर्दन को पकड़, तुम्हें समझ नहीं आ रही है मैं कैसी बातें कर रहा हूँ या फिर समझकर भी ना समझने की एक्टिंग कर रहे हो। अभी शौर्य ने क्या कहा वह तुम्हें देख चुका है, मतलब तो यही है ना कि तुम दोनों। इतना कहकर गुस्से में तनिष्क प्राची के गर्दन को पाकर उसे अपने पीछे धकेल देता है, जिससे प्राची सामने के वॉल से टकरा जाती है और प्राची की चीख निकल जाती है। टकराने के बाद भी प्राची किसी तरह उठती है और पीछे मुड़ के तनिष्क को देखती है, जो अब भी वहीं खड़ा गुस्से में उसे घूर रहा था। आप गलत समझ रहे हैं शौर्य। प्राची के कुछ और कहने से पहले तनिष्क फिर से गुस्से में प्राची के पास आकर उसकी चीक्स को कस के पकड़ कहा। प्राची की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रही थी, जो ऊपर से गिर रहे शावर के पानी से छुप रही थी, और प्राची एकटक तनिष्क के आंखों में देख रही थी। प्राची जो इस वक्त रोने के साथ साथ डर के मारे कांप रही थी, जिससे उसके होंठ भी थरथरा रहे थे। तनिष्क का नजर प्राची के थरथराते हुए गुलाबी होठों पर जाता है और वह एकटक प्राची के होठों को देखने लगता है। तनिष्क को अपने होठों को देखते देख प्राची को कुछ समझ नहीं आती और वह भी एकटक तनिष्क के आंखों में देखने लगती है। तभी उसे महसूस होती है तनिष्क धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को ला रहा है, पर प्राची तनिष्क को नहीं रोकती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तनिष्क अपने होठों को प्राची के होठों में रख देता है और प्राची की कमर को पकड़ उसे खुद से चिपका के अपने दूसरे हाथ को प्राची के गर्दन के पीछे ले जाकर पैशनेटली उसे किस करने लगता है, जिससे प्राची की दिल जोरों से धकने लगती है। साथ में तनिष्क का दिल भी जोरों से धक रहा था। पहले पहले प्राची तनिष्क का साथ नहीं दे रही थी, पर अब तनिष्क के ऐसे किस करने से वह पूरी तरह बहक जाती है और तनिष्क का साथ देने लगती थी। बहुत देर तक किस करने के बाद जब प्राची को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो तनिष्क प्राची के होठों को छोड़ो उसके नेक कॉलर बोन पर किस करने लगता है। कुछ 3 घंटे बाद तनिष्क शांत हो जाता है। वह प्राची को देखता है जो हद से ज्यादा थाकी हुई थी। तनिष्क प्राची के ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है और प्राची को कसके अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ 5 मिनट बाद तनिष्क अपने चेहरे को ऊपर करके फिर से प्राची के चेहरे को देखता है। प्राची जो हद से ज्यादा थकी हुई थी और इन 5 मिनट में वह गहरी नींद में जा चुकी थी। प्राची के चेहरे को कुछ देर देखने के बाद तनिष्क उठता है और वॉशरूम में जाकर अपने भीगे हुए कपड़े पहनकर बाहर आता है और प्राची के ऊपर ब्लैंकेट और रख के उसके रूम से बाहर निकल जाता है। अंडरस्को फ्रांस के एक लग्जरियस पैलेस के 8 फ्लोर, जहां पर हर एक चीज लग्जरियस था, जिनकी कीमत अरबों में है। उसे पैलेस के एक बड़े से रूम में एक लड़का बैठा था। उसके आंखें बिल्कुल शांत था, ब्राउन आंखें, सांवला रंग, मस्कुलर बॉडी। वह दिखने में किसी सुपरस्टार से कम नहीं था, पर उसका ऑरा बहुत खतरनाक था। वह लड़का कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सोफे पर बैठा था और कुछ सोच रहा था। तभी उसके रूम में एक और लड़का आता है और अपना सिर झुका के उस लड़के को ग्रीट करता है, तो वह लड़का उस लड़के को देखता। उस लड़के के देखते ही वह लड़का सर झुकाए ही कहता है, बॉस इंडिया जाने की सारा इंतजाम हो गया है, आप कब जाना चाहेंगे। वह लड़का बस उस लड़के को देखता है और सर्द आवाज में, सब कुछ तैयार करके रखो, जब मुझे जाना होगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। उसे लड़के की बात सुनकर वह लड़का अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से चला जाता है और उसे लड़के को जाते देख वह लड़का अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद से कहता है, मैं वापस आ रहा हूँ। अंडरस्को अफ्रीका के एक पोस्ट इलाके में एक रेड ब्लू कलर में बड़े से पिला बने हुए थे, जो काफी लग्जरियस थे। बाहर काफी सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। आसपास भी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बहुत बड़े आदमी का घर हो, जिसके चारों ओर बस सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी था। विला को अंदर से भी रेड ब्लू कलर से ही डेकोरेट किया गया था। वहां पर हर एक चीज लग्जरियस था, जिनकी कीमत अबन में है। 3rd फ्लोर में मास्टर बेडरूम जो काफी ज्यादा आलीशान था, उसके अंदर से एक लड़की की सीख सुनाई दे रही। ऐसा लग रही थी जैसे कोई उसे लड़की को बेरहमी से बर्ताव कर रहा हूँ। बाहर कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे और वह लोग उस रूम को ही गाइड कर रहे थे ताकि उस रूम में कोई इंटर ना हो जाए। 2 घंटे बाद एक हैंडसम सा लड़का जो दिखने में इंडियन लग रहा था बाहर आता है और अपने गार्ड को देखते हुए, इसे टॉमी को खिला दो, टॉमी बहुत भूखा है। वह लड़का सीधा चला जाता है। उस लड़के ने इस वक्त सिर्फ एक ब्लू कलर की बाथरूम पहना हुआ था, जिसमें उसका चेस्ट दिख रहा था। उस लड़के की बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड उस रूम में चले जाते हैं और कुछ देर बाद एक लड़की को एक बॉडीगार्ड अपने कंधे में उठाए ले आता है और उसे लेकर भैया के बाहर पीछे की ओर चला जाता है। एपिसोड 12 शॉपिंग। अब आगे। सुबह का वक्त। हॉल में सभी बैठे कर बातें कर रहे थे, तभी वहां पर प्राची आती है। सभी प्राची को देखने लगते हैं। दी तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है तेरी। टीना प्राची को देख प्राची के पास आते हुए पूछती है, कहाँ थकी हुई लग रही हूँ, ठीक हूँ मैं। इतना कहकर प्राची वहां से डाइनिंग एरिया में चली जाती है।
ब्रेकफास्ट करके तुम चारों शॉपिंग करने निकल जाना। 2 दिन बाद शादी है तो इसके लिए शॉपिंग तो करना पड़ेगा ना, जो पहले ही हमने ले ली है। तुम लोग बस हल्दी के लिए शॉपिंग करके आना। रुक्मिणी जी सभी को देखते हुए कहते हैं। उनकी बात सुनकर प्राची कुछ नहीं कहती और शौर्य जो हॉल की तरफ आ रहा था, अपने माँ की बात सुनकर वो उनको देख, मॉम मैं इन लड़कियों के साथ नहीं जाने वाला, यह मुझे बहुत परेशान करती है। शॉपिंग करने जाएगी तो पूरा दिन, शादी की शॉपिंग है, पूरा दिन तो लगेगा ही, और तू कुछ नहीं कहा कि चुपचाप जाएगा? आलोक जी ने शौर्य को आंखें दिखाकर कहा। टीना चुपचाप वहां से प्राची के पास चली जाती है और प्राची के साइड में बैग प्राची को दे तू क्यों यह शादी कर रही है? प्लीज दी, यह शादी मत कर। जो इंसान तुझसे नहीं किसी और से प्यार करता है उससे शादी करके तू अपनी लाइफ को खराब कर रही है। टीना तू इतना मत सोच, मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ, और तुझे अपने दीदी पर इतना भरोसा तो है ना? तो तेरी दीदी कोई भी काम ऐसे ही नहीं करती। प्राची ने टीना को देख मुस्कुरा कर कहा। मुझे अपनी दीदी पर पूरा भरोसा है, पर जब भी तनिष्क जीजू के बात आता है तब तू कुछ सोचती नहीं है, टीना ने प्राची को देख कहा। अब प्राची उठ जाती है और हॉल में जाकर शौर्य को देख, चल हमें शॉपिंग जाना है ना। प्राची की बात सुनकर टीना भी वहीं आ जाती है और अपनी मुंह लटकाए प्राची को देखने लगती है। प्राची की माँ प्राची के पास आके उसे देखते जा रही है, अच्छे अच्छे से कुछ खरीद लेना अपने लिए, और कोई जल्दी नहीं है, टाइम लगाकर शॉपिंग करना, आज का पूरा दिन है। अपनी माँ की बात सुनकर प्राची हाँ में सिर हिला देती है और फिर प्राची, शौर्य, टीना, मिश्का शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वह लोग शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में थे। सबसे पहले लहंगे की शॉप में जाते हैं। प्राची के लिए हल्दी के लहंगे भी तो लेना है और बाकी सब के लिए भी, शौर्य ये बेमन से कहता है। वह चारों लहंगे की शॉप में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी लहंगे देखने लगते हैं और शौर्य एक येलो कलर के लहंगे को लाकर प्राची को देते हुए, प्राची यह जा ट्राई कर, क्या ये बहुत प्यारी लगेगी तुझ पर? शौर्य की बात सुनकर प्राची वह लहंगा ले लेती है और ऊपर से नीचे तक देखते हुए, ठीक ठाक है, मानना पड़ेगा, चॉइस तो काफी अच्छा है तेरा। शौर्य मुंह बनाकर, मेरा चॉइस हमेशा ही अच्छा होता है, बस तुझे ही नहीं दिखता, मतलब तुझे और मिश्का को। प्राची और शौर्य मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और शौर्य का हाथ प्राची के कंधे पर था। वह चारों हंसी मजाक कर रहे थे, पर उनको पता नहीं था उनको कोई गुस्से से भरी अपने लाल आंखों से घूर रहा है। प्राची उस लहंगे को लेकर ट्रायल रूम की ओर जाने लगती है, तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और प्राची से वह लहंगा छीनकर उसे घूरते हुए, ये लहंगा मैंने पहले देखी है, तुम इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? उस लड़की को देखते ही प्राची पहचान जाती है, क्योंकि उसे उसने पहले भी देखी थी तनिष्क के केबिन में। वही उस लड़की को देख टीना तो पहचान नहीं पाती, पर मिश्का और शौर्य पहचान जाते हैं और मिश्का उस लड़की के पास आकर उससे वह लहंगा छीनते हुए कहती है, तुमने बस देखा है, लिया तो नहीं ना? तुम कुछ और चीज़ पसंद कर लो, क्योंकि यह लहंगा तो बस एक ही है, एक्सपेंसिव है ना बहुत, और यह हम ले रहे हैं, पर पहले मैंने इसे देखा है तो यह मैं ही लूंगी, तुम लोग कुछ और देख लो। इतना कहकर शनाया उस लहंगे को अपने हाथ में ले लेती है। तो अब वहां पर शौर्य आता है। तुम्हारी आदत है ना लोगों से उसके चीज़ छीनना और किसी और के पसंद को अपना पसंद बनाना, इतना कहते हुए शौर्य उस लहंगे को उसके हाथ से ले लेती है। प्राची अपनी सिर पकड़ के वही खड़ी थी और वो कुछ कहती उससे पहले शनाया रोनी सी सूरत बनाकर अपने गर्दन को पीछे घुमा के कहती है, बेबी देखो ना, मुझे ये पसंद आई है और यह मुझे दे ही नहीं रहे हैं, तुम कुछ कहो ना। शनाया को ऐसे कहते देख सभी पीछे देखते हैं तो पीछे तनिष्क खड़ा था। तनिष्क को देखते ही सभी एकटक उनको देखने लगते हैं और प्राची भी। तनिष्क शनाया के पास आता है और शनाया के गाल पर हाथ रख प्यार से, क्या हुआ बेबी, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ बताओ? देखो ना, मुझे ये लहंगा कितना पसंद आई है, पर यह मुझे दे ही नहीं रहे हैं, ऊपर से मुझे कितना बातें सुना रहे हैं, शनाया ने तनिष्क को हक करके रोते हुए कहा। शनाया को ऐसे करते देख शौर्य, मिश्का और टीना प्राची को देखते हैं, पर प्राची के चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। प्राची को देख मिश्का धीरे से शौर्य के कान में कहती है, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है, वह भी तनिष्क भैया के साथ? शौर्य, भैया कुछ करिए, प्राची को तो बुरा लग रहा है, वह बहुत हॉट हो रही है। मिश्का की बात सुनकर शौर्य तनिष्क को देखते हुए कुछ कहता, उससे पहले तनिष्क उसे देखते हुए कहता है, ये लहंगा शनाया को पसंद है, ये शनाया को दे। तनिष्क की बात सुनकर शौर्य उस लहंगे को अपने पीछे करते हुए कुछ कहता है, उससे पहले प्राची उसके पीछे से वह लहंगा लेकर शनाया को दे देती है और शौर्य को देखते हुए कहती है, शौर्य बहुत सारे लहंगा है, एक को लेकर क्यों हम पड़े रहे, चल दूसरी देखते हैं, चल। प्राची शौर्य को देख मुस्कुरा कर इतना कहकर वहां से दूसरी ओर जाने लगती है और शौर्य भी शनाया को देख, ले लो, पहन लो, ये तुम्हें मेरे प्राचू ने दान की है, प्राचू का दिल बहुत बड़ी है।
इतना कहकर शौर्य कुछ देर तनिष्क को घूरता है और फिर प्राची के पीछे पीछे चला जाता है और मिश्का भी उन दोनों के पीछे पीछे चले जाते हैं। वही प्राची के ऐसा करने से तनिष्क जो पहले से गुस्से में था और अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वह अपने आंखों से आग छोड़ते हुए प्राची को जाते हुए देखने लगता है। एपिसोड 13 प्राची ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब आगे प्राची, शौर्य, टीना और मिश्का दूसरे साइड जाकर लहंगा देख रहे थे। प्राची की नज़र एक लहंगे पर जाती है जो येलो कलर की थी और उसमें डायमंड से डिज़ाइन थी। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्राची उस लहंगे के पास जाती है और उस लहंगे को छूते हुए बड़ी ध्यान से देखने लगती है। प्राची को वह लहंगा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी। यह आपको पसंद है मैम, आप इसे ले सकते हैं, ये बिल्कुल आपके साइज के हैं, यह आपको बिल्कुल फिट आ जाएगी और इसमें आपकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर के बाहर आएगी। यह हमारे शॉप में आज ही आई है अमेरिका से और यह बस एक ही है और यह एक लिमिटेड ऑडिशन का लहंगा है जो पूरे वर्ल्ड में बस 3 ही बने हैं जिनमें से यह एक है। प्राची उस लहंगे से नज़रें हटाकर अपने पास में खड़ी लड़की को देखती है जो मुस्कुराते हुए प्राची को देख रही थी। प्राची अपने मन में, ये लिमिटेड एडिशन का लहंगा है जो इस पूरे वर्ल्ड में बस 3 ही है, इसका मतलब तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो गई और मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। इतना सोचकर प्राची सामने उस लड़की को देख एक्चुअली प्राची कुछ कहती है उससे पहले वहां पर शनाया आ जाती है और एक बार उस लहंगे को देख फिर उस लड़की को देखते हुए, तुम भी ना किससे पूछ रहे हो? प्राची को देख, इसकी इतनी औकात है क्या कि यह मिलियन में पैसे देकर इस लहंगे को खरीदे? लड़की को देख, ये लहंगा मुझे पसंद आ गई है, तुम इसे मेरे लिए पैक कर दो। प्राची को उसकी बात सुनकर बहुत बुरी लगती है और वह अपनी सिर नीचे कर लेती है। मैम आपको पसंद आ तो गई है बट ये लहंगा आपके साइज के नहीं है, उस लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं मोटी हूँ? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? शनाया, शनाया अरोरा नाम सुना है, टॉप की एक्ट्रेस हूँ मैं, मेरे फिगर में मरते हैं सब और तुम। सॉरी मैं तो बस ऐसे ही। उस लड़की के और कुछ कहने से पहले शनाया उस लड़की को थप्पड़ मार देती है और गुस्से में कहती है, एक मामूली चीप लड़की तुम तो बस क्या पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अगर उसे पता चलेगा ना कि तुमने मुझे मोटी कहा है तो वह तुम्हारी वजूद मिटा देगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा, ये लहंगा आपके साइज के नहीं है तो आप इसे लेकर बस अपनी पैसा ही वेस्ट करेंगे। तुम्हें क्या मेरी पैसा है, मैं उसे जो चाहे वह करूं, तुम्हारी औकात तो है नहीं इसे खरीदने का तो चुप रहो, वैसे भी तुम्हें आदत है अपनी औकात से ऊंचे चीज़ों को छूने की कोशिश करना। शनाया की बात सुनकर प्राची अपनी नज़र झुका लेती है और वहां से जाने लगती है तो शनाया फिर से कहती है, कैसे चिप लड़की हो ना, तुम्हें पता है तनिष्क मुझसे प्यार करता है, वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता पर फिर भी कुछ पैसों के लिए तुम उससे शादी कर रहे हो और तुमने तनिष्क को शादी के लिए मनाने के लिए उसके साथ रात बिताकर उसे ब्लैकमेल भी कर रहे हो। कितने गिरे हुए लड़की हो तुम जैसे लड़कियों के लिए ही हम लड़कियों के नाम खराब होते हैं। शनाया की बात सुनकर वह लड़की जो अब तक प्राची को सम्मान से देख रही थी उसके नज़र में प्राची के लिए घाइन दिखने लगती है और वह घाइन से प्राची को देखने लगती है। प्राची जो मुड़कर शनाया को देखने लगी थी उस लड़की की आंखों में अपने लिए ऐसे बदलते भाग को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे ऐसे नज़र से नहीं देखा था। शनाया को देखते हुए प्रार्थी अपने मन में कहती है, तो तनिष्क जी ने अपने गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ये कहा है कि मैं उनके साथ रात बिता के उनको ब्लैकमेल कर रही हूँ। इतना सोचते हैं प्राची के चेहरे पर एक कड़वी स्माइल आ जाती है और वह शनाया को देख कहती है, देखिए शनाया जी मुझे। प्राची के इतना कहते कहते शनाया उसके पास आ जाती है और प्राची को अपनी उंगली दिखाकर, यू ब्लडी बीच, तुम मुझसे मेरे तनिष्क को छीनने की कोशिश कर रहे हो और मुझसे ही जुबान लग रहे हो तुम। इतना कहकर शनाया प्राची के गाल में एक थप्पड़ जड़ देती है जिससे प्राची का चेहरा एक तरफ को झुक जाती है। प्राची को अचानक से कुछ समझ नहीं आती, वह अपने गाल पर हाथ रखकर शनाया को देखने लगती है। शनाया प्राची का गुस्से में देखते हुए कुछ कहने ही वाली थी तभी अचानक से वह प्राची का हाथ पकड़ उसके हाथ को आगे करके खुद फर्श पर गिर जाती है। प्राची को कुछ समझ नहीं आ रही थी शनाया ने ऐसा क्यों किया और उस लड़की को भी कुछ समझ नहीं आता, वह लड़की वहां से चली जाती है। वही प्राची अपने एक कदम आगे बढ़ाती ही है शनाया की ओर की तभी शनाया की आवाज़ उसके कान में पड़ती है, बेबी देखो ना, मैं तो बस इस लड़की से यह कहने आई थी कि यह तुमसे शादी ना करे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, पर इस लड़की ने मुझे इतनी गंदी गंदी बातें कहा और फिर मुझे थप्पड़ भी मारा और ऐसे फर्श पर गिरा दिया। इतना कहकर शनाया मासूम सी शक्ल बनाकर जोर जोर से रोने लगती है और शनाया की रोने की आवाज़ सुनकर वहां पर जितने भी लड़कियां थी सभी आ जाते हैं और साथ में शौर्य, टीना और मिश्का भी। तनिष्क जो वही कुछ ही देर में आया था जिसे देखकर शनाया ने ये हरकत की थी, वह शनाया के पास आकर उसे सहारा देकर उठाता है और फिर गुस्से में प्राची को देख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शनाया के ऊपर हाथ उठाने की?
तनिष्क जी मैंने प्राची इतना ही कह पाई थी कि तभी तनिष्क गुस्से में कहता है, अभी के अभी शनाया से माफी मांगो। प्राची अपनी सिर झुका के तिरछी नजर से सबको देखती है तो सभी उसे ही एकटक देख रहे थे और टीना, मिश्का, शौर्य अपना सिर ना में हिला रहे थे। वहाँ खड़े सब ये ड्रामा एंजॉय कर रहे थे जो उनके चेहरे से पता चल रही थी। सबको देखने के बाद प्राची अपने सिर को उठा के सामने शनाया और तनिष्क को देखता है। तनिष्क जो गुस्से में उसे घूर रहा था और शनाया के चेहरे पर एक शातिर स्माइल थी। प्राची को ऐसे खुद को देखते देख शनाया के दिमाग में एक और प्लेन आती है और वह तनिष्क को हक करके डरने की एक्टिंग करते हुए कहती है, बेबी देखो ना ये लड़की मुझे कैसे घूम रही है, मुझे डर लग रही है, इसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। शनाया की बात सुनकर तनिष्क शनाया को हक कर लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए, डोंट वरी बेबी, ये लड़की तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं हूं ना, यह अभी तुमसे माफी मांगेगी। गुस्से में प्राची को देख, मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं, माफी मांगो, तनिष्क ने ये चिल्ला कर कहा। तनिष्क के इतना कहते ही वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सभी कांप जाते हैं और फिर प्राची जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे वह अपने आंखों से आंसू पहुंचकर, आई एम सॉरी, यह मुझे ऐसे सॉरी कह रही है जैसे अपने दिल से ना कह रहे हो, और अगर उसे दिल से गिल्टी फील ना हो रहे हो तो मैं सॉरी को लेकर क्या करूंगी, शनाया ने मासूमियत से कहा। शनाया की बात सुनकर तनिष्क फिर से गुस्से में प्राची को देख अपनी हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर शनाया से माफी मांगो। भैया आप ये क्या कर रहे हैं, हमें पता है प्राची ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये लड़की झूठ कह रही है, शौर्य आगे आते हुए कहता है और प्राची का हाथ पकड़ उसे अपने पीछे कर लेता है। शौर्य को ऐसा करते देख तनिष्क का गुस्सा और बढ़ जाता है और उसका नज़र शौर्य और प्राची के हाथ पर जाता है और वह उनके हाथों को अपने आग उगलते आंखों से घूरने लगता है। शौर्य जो तनिष्क को ही देख रहा था, तनिष्क को ऐसे घूरते देख अपने आप उसका हाथ प्राची के हाथ से छूट जाता है तो प्राची एक गहरी सांस छोड़कर फिर से सामने आती है और अपने घुटनों के बल बैठने ही वाली थी तभी टीना उसे रोक लेती है। दी आप यह नहीं करोगे, आपने कुछ गलत नहीं किया, मुझे पता है अगर कोई गलत है तो ये लड़की है, ये लड़की आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। प्राची टीना को खुद से दूर करती है और घुटनों के बल बैठ जाती है और अपना हाथ जोड़कर अपना सिर नीचे करके, मुझे माफ कर दो प्लीज शनाया जी, इतना कहकर प्राची उठती है और जल्दी से उस शोरूम से बाहर भाग जाती है। प्राची को ऐसे भागते देख प्राची के पीछे पीछे शौर्य, टीना और मिश्का भी भागती है। एपिसोड 14 यह शादी हम रोक के ही रहेंगे। अब आगे उन चारों के जाने के बाद तनिष्क घूर कर चारों ओर देखता है तो वहां पर जितने भी लड़कियां खड़ी थी सभी डर जाते हैं और अपने अपने काम पर चल जाते हैं। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद इस शादी को तोड़ दोगे, तनिष्क सामने देखते हुए अपने मन में कहता है। बेबी तुमने उस लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया, बेचारी रो रही थी। शनाया अपने चेहरे को ऊपर करके मासूमियत से तनिष्क को देखते हुए बोली, तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारी शॉपिंग हो गई हो तो हम चले। हाँ मेरी शॉपिंग हो गई, चलो, शनाया खुशी से उछलते हुए कहती है। फिर तनिष्क पेमेंट करके सारे शॉपिंग बैग को शनाया के फ्लैट में पहुंचा देने को कहकर वहां से निकल जाता है। वही प्राची कार ड्राइव करके अकेले ही घर आ गई थी और घर आकर वह सीधे अपने कमरे में जाकर खुद को रूम में लॉक कर ली थी। शौर्य, टीन और मिश्का जो टैक्सी से उसके पीछे पीछे आते हैं वह जल्दी से प्राची के कमरे की ओर भागते हैं। इस वक्त हॉल में कोई भी नहीं था, बस कुछ मेड थे जो अपने अपने काम में ही बिजी थे, जिस वजह से ना तो प्राची को कोई रोकता है और ना शौर्य, टीना और मिश्का को। तीनों जाकर प्राची के रूम के डोर को खटखटाने लगते हैं और बार बार डोर ओपन करने को कहते हैं पर प्राची डोर ओपन नहीं कर रही थी। प्राची प्लीज डोर ओपन कर, शौर्य ने डोर पीटते हुए कहा। प्राची तुझे शादी करने की जरूरत नहीं है, मिश्का कहती है। हाँ दी, एक ऐसे इंसान से आप कभी शादी नहीं कर सकते जो आपकी इज्जत ही ना करते हो, आपसे प्यार ना करते हो, वह भी चलेगा पर सबके सामने कोई गलती के बिना ऐसे ही इंसल्ट करना, और वह भी अपने सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड की बातें सुनकर। प्लीज दी यह शादी मत करो, टीना भी कहती है। प्लीज मुझे कुछ देर अकेले रहने दो और जाओ यहाँ से, अंदर से प्राची की आवाज़ सुनाई देती है। प्राची की बात सुनकर कोई और कुछ नहीं कहता और वहां से उदास होकर चले जाते हैं। वही अंदर प्राची जो एक कोने में बैठी थी वह अपने घुटनों मेरे चेहरा छुपाकर रो रही थी। बहुत देर तक होने के बाद प्राची अपनी आंखों से आंसू पहुंचकर अपने सिर को ऊपर करती है और कहती है, मुझे पता है आप यह शादी तोड़ने के लिए मुझे ऐसे इंसल्ट कर रहे हैं, पर आप जो चाहे कर लिए, यह शादी नहीं टूटेगी, यह शादी होगी चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे शादी तोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। आपको पता नहीं है प्राची अगर कुछ ठान लेती है तो वह करके रहती है, मैं भी देखती हूँ आप मुझे कितना मजबूर कर सकते हैं, कितना दर्द दे सकते हैं। वही मिश्का के रूम में मिश्का, टीना और शौर्य बैठा था और तीनों ही कुछ गहरी सोच में थे। मैं यह शादी कतई नहीं होने दूंगी, अगर दी यह शादी करेगी ना तो मेरी दी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी और मैं अपने दी की लाइफ कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी, यह शादी रोकनी होगी किसी भी हाल में।
मैं भी अब यह शादी नहीं होने दे सकती। प्राची ने सही कही थी, मैं बस अपने भैया के बारे में सोच रही हूँ, प्राची के बारे में नहीं। और अभी मैं प्राची के बारे ही सोचूंगी, और अगर वही ये शादी करेगी तो भैया उसकी जीना हराम कर देंगे, उसे जीने ही नहीं देंगे, और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। शौर्य उन दोनों को देखते हुए, तुम दोनों के पास कोई प्लान है ये शादी रोकने के लिए? काल मेहंदी और संगीत है, परसों शादी। टीना, मेरे पास एक प्लान है पर मुझे नहीं लगती कि ये काम भी आए, पर हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर एक प्लेन काम ना आए तो बहुत से प्लेन हैं हमारे पास यह शादी रोकने की। यह शादी हम रोक के ही रहेंगे, मैं ऐसे अपने प्राची की लाइफ बर्बाद नहीं होने दे सकती, मिश्का कहती है। तुम अपनी प्लान बताओ, अगर यह प्लान फ्लॉप हुआ तो बाद में और प्लान बना लेंगे, बस तुम जल्दी से प्लान बताओ, शौर्य ने पूछा। शौर्य के पूछने पर टीना अपनी प्लेन बता देती है, जिसे सुन मिश्का और शौर्य कुछ सोचते हुए कहते हैं, हमें भी नहीं लग रहा कि यह प्लान काम भी करेगी, पर ट्राई करने में क्या बुराई। मिश्का कहते हैं, तुम जाओ काम शुरू कर दो, हमें लेट नहीं होना है, और जब हमें ये पता है कि यह प्लान फ्लॉप भी हो सकता है तो जल्दी, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। शौर्य की बात सुनकर टीना अपनी सिर हाँ में हिलाती है और रूम से बाहर चली जाती है। टीना के जाने के बाद शौर्य भी अपने रूम में चला जाता है और मिश्का अपने रूम में बैठी कुछ सोचने लगती है। मिश्का सोच ही रही थी तभी उसके रूम में रुक्मणी जी आते हैं और मिश्का को देख, इतनी जल्दी आ गए तुम, बाकी सब भी आ गए क्या? इतनी जल्दी तुम तीनों की शॉपिंग हो गई? रुक्मणी जी की बात सुनकर मिश्का उनको देखती है और कहती है, शॉपिंग कहाँ हुई है मॉम, हमारी गलती है कि हम शॉपिंग करने गए, और सबसे बड़ी गलती यह है कि हम तनिष्क भैया के साथ प्राची की शादी करा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हम प्राची के साथ बहुत 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 ही गलत कर रहे हैं? आपकी भगवान कभी इस चीज़ को माफ़ करेंगे एक मासूम की? तू ये सब क्यों कह रही है? अभी तो सब ठीक हो गई है ना, प्राची भी शादी के लिए मान गई है, सब जानते हुए भी। पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्राची सब साथ जानने के बाद यह शादी इसलिए कर रही है क्योंकि वह भैया से प्यार करते हैं, और हम तो सब जानते हैं ना, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यह शादी नहीं होने दूंगी। यह शादी अगर हुई तो प्राची की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं होगा। तनिष्क अभी भटका हुआ है, शादी के बाद वह प्राची को समझ जाएगा, उससे प्यार करने लगेगा, रुक्मणी जी ने मिश्का को समझाने के लिए कहा। नहीं मॉम, ऐसा कभी नहीं होगा, आप खुद भी अपने बेटे को जानते हैं वह कैसा है, और आज आपको पता है भैया ने क्या किया। आज क्या किया तनिष्क ने? रुक्मणी जी ने पूछा। रुक्मणी जी के पूछने पर मिश्का ने उनको सब कुछ कह दिया जो हुआ, जिसे सुनकर रुक्मणी जी को बहुत बुरा लगा। आप बताएं, आप अभी भी आप यह शादी कराना चाहते हैं? हाँ, अभी भी मैं यह शादी कराना चाहती हूँ, और अब तो और भी ज़्यादा, क्योंकि वह लड़की तनिष्क के लिए एकदम सही नहीं है। इसकी प्रूफ अभी तुम्हारी बातों से मुझे मिल गई, और मैं ऐसे लड़की से मेरे बेटे की शादी कभी नहीं होने दूंगा। उससे अच्छा मैं प्राची से शादी करा हूँ, और अभी तुम इस बारे में और कुछ नहीं कहोगे। मैं तुम्हारे रूम से तुम्हें कल जो फाइल दी थी ना, मैंने वह लेने आई हूँ, वह मुझे दो। अपनी मॉम की बातें सुनकर मिश्का एकदम निराश हो गई थी, उसकी आंखें नम हो गई थी, उसे विश्वास नहीं हो रही थी उसकी मॉम अपने बेटे के लिए एक और लड़की की लाइफ बर्बाद करने से पहले भी एक बार नहीं सोच रही है। मिश्का चुपचाप फाइल निकालकर अपने मॉम को दे देती है और बेड पर बैठ जाती है। रुक्मणी जी भी फाइल को लेकर रूम से बाहर चले जाते हैं। एपिसोड 15 बिजनेस पार्टी। अब आगे सारे सर्वेंट सिंघानिया मेंशन को सजाने में लगे थे और आलोक जी उन सभी को ऑर्डर दे रहे थे। हाय अंकल, ऋषि अंदर आते हुए कहता है। हेलो बेटा, तुम इतने लेटा क्यों आए हो? तुम्हारे फ्रेंड का शादी है, कहा तुम सब कुछ संभालोगे और तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। वह अंकल, मैं थोड़ा बिजी था बिजनेस में, आप समझ सकते हैं ना, बट अब मैं आ गया हूँ तो अब सब कुछ मैं संभालूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने भाभी से तो मिल लूँ। भाभी कहाँ है? भाभी से कल मिल लेना, रुक्मणी जी आते हुए कहते हैं। कल मिलूंगा, चलो ठीक है कल ही मिलूंगा, पर यहाँ पर आप लोगों के सारे रिलेटिव नहीं आया अब तक? मतलब सारे लोग आ गए हैं और सभी अपने अपने कमरे में हैं, रुक्मणी जी कहते हैं। रुक्मणी जी इतना कह रहे थे कि तभी ऊपर से तनिष्क चलते हुए आता है, जिसने इस वक्त एक ब्लैक टैक्सीडो पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तनिष्क को देख आलोक जी पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? एक पार्टी है डैड, तो मैं वही जा रहा हूँ। कल तुम्हारा डैड? कल बस वह लड़कियों की रिचुअल्स होने वाले हैं, कल मेरा कोई ज़रूरत नहीं है इस रिचुअल में, और मैं आज रात ही वापस आ जाऊंगा। किसने कहा लड़कियों के लिए रिचुअल है? मेहंदी तो तुम्हें भी लगाना होगा, रुक्मणी जी ने कहा। मैं वो सब नहीं लगा सकता, प्लीज़ अब इस बात पर आप मुझे फोर्स मत करना, तनिष्क ने रुक्मणी जी को देखते हुए कहा। ठीक है, वह बात छोड़ो, वह कल की बात है, पर आज तुम्हारे साथ प्राची भी जाएगी, रुक्मणी जी ने कहा। प्राची? वह क्यों जाएगी मेरे साथ? तनिष्क ने थोड़ा गुस्से में कहा। क्यों जाएगी, क्या मतलब?
वह तुम्हारी होने वाली बीवी है, 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी है, तो वह नहीं जाएगी तो कौन जाएगी तुम्हारे साथ? तुम रुको, मैं प्राची को तैयार करके लाती हूँ। इतना कहकर रुक्मणी जी सीढ़ियों से चलते हुए प्राची की रूम की ओर चले जाते हैं। यार तू जा रहा है पार्टी में? मुझे लगा तू नहीं जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं जा रहा था, बट अब ठीक है, तू जब जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। तू पार्टी में पहुंच, मैं भी तैयार होकर पहुंचता हूँ। बाय बाय अंकल। इतना कहकर ऋषि वहां से निकल जाता है। डैड प्लीज आप मॉम को समझा देना, यह एक बिजनेस पार्टी है, यहाँ पर उसे ले जाकर क्या करूँगा? और वही क्या करेगी? बस वहाँ पर बोर ही होगी। मैं तुम्हारा डैड हूँ तनिष्क, और मुझे अच्छे से पता है उस पार्टी में एक पार्टनर को लेकर जाते हैं तो तुम्हारी पार्टनर प्राची है और तुम उसे लेकर जाओगे। ओलोक जी की बात सुनकर तनिष्क एक गहरी सांस छोड़ता है। कुछ 1 घंटे के बाद रुक्मिणी जी प्राची को तैयार करके लाती है। प्राची को देखते ही तनिष्क का नजर प्राची ठहर सा जाता है। प्राची जिसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की मैक्सी कैरी की थी जो ऑफ शोल्डर थी, और बैकलेस भी प्राची ने अपने बालों की एक प्यारी सी बन बनाई हुई थी जिस वजह से उसकी बैक पूरी दिख रही थी और वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। चेहरे पर डार्क मेकअप, रेड लिपस्टिक, हाथों में डायमंड की बैंगल, कानों में डायमंड की रिंग, प्राची बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। तनिष्क बहुत देर तक प्राची को देखता रहता है पर फिर वो प्राची से अपने से हटा लेता है। प्राची नीचे आकर तिरछी आंखों से तनिष्क को देखती है जो दूसरी ओर देख रहा था। तनिष्क जाओ, प्राची को लेकर जाओ और जल्दी आ जाना दोनों। मॉम इसे जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, अब तुम ज्यादा सवाल मत करो और लेकर जाओ प्राची को। रुक्मणी जी की बात सुनकर तनिष्क कुछ नहीं कहता और मेन गेट की ओर बढ़ने लगता है तो रुक्मणी जी प्राची को भी जाने का इशारा करती है। प्राची जो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी वह तनिष्क के साथ जाना नहीं चाहती थी, पर रुक्मणी जी के जबरदस्ती करने से उसे जाना पड़ रही थी। तनिष्क कार में बैठा था। प्राची धीरे धीरे तनिष्क की कार की ओर बढ़ती है और जाकर पीछे की सीट में बैठ जाती है। मैं क्या तुम्हें तुम्हारी ड्राइवर लग रहा हूँ? तनिष्क गुस्से में प्राची को घूरते हुए कहता है तो प्राची जल्दी से कार से उतर जाती है और जाकर पैसेंजर सीट में बैठ जाती है। प्राची अभी भी अपनी नजरें नीचे करके ही बैठी थी, उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी नजरों को ऊपर करे। तनिष्क गुस्से में कार स्टार्ट कर देता है और तेज स्पीड में कार को ड्राइव करने लगता है। तनिष्क के मेंशन के गेट से निकलते ही उसके आगे पीछे बहुत सारे कार आ जाते हैं और उन कारों में बस बॉडीगार्ड ही थे। तनिष्क के इतने स्पीड में ड्राइव करने से प्राची को डर लग रही थी और वह अपने मैक्सी को अपने हाथों की मुट्ठी में भींस लेती है। कुछ देर में वह एक 7 स्टार होटल के सामने पहुंचते हैं जहां पर पहले से बहुत सारे कार रखे थे और बहुत सारे रिपोर्टर की भीड़ भी थे। तनिष्क की कार गेट के अंदर आते ही सारे रिपोर्टर उसके कार की ओर आ जाता है पर तनिष्क के बॉडीगार्ड उनको रोक देते हैं। वही तनिष्क कार को पार्किंग में पार्क करता है और खुद कार से उतर जाता है। फिर प्राची को देख, अब क्या तुम्हें इनविटेशन देना होगा कार से उतरने को? तनिष्क के कहने पर प्रार्थी जल्दी से कार से उतर जाती है। तनिष्क प्राची को थोड़ी आगे ले जाकर रुक जाता है। तुम यही बाहर रहोगे क्योंकि मेरे साथ अंदर शनाया जाएगी, तुम नहीं। तनिष्क की बात सुनकर प्राची चौंक जाती है और अपने चेहरे को ऊपर करके तनिष्क को देखती है। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर तुम्हें ले जाऊंगा अंदर? हाँ, तुम अंदर आने की कोशिश भी करोगे तो अंदर नहीं आ पाओगे क्योंकि यहाँ पर जाना हो तो पार्टनर चाहिए और वह भी जो बिजनेस से जुड़ा हो, तो यहाँ पर घूमते रहो, चाहो तो घर भी जा सकते हो। इतना कहकर तनिष्क सामने की ओर चला जाता है और प्राची वहीं खड़ी रह जाती है। प्राची के आंखों में आंसू आ गए थे और वह देख पा रही थी सामने एक लड़की जिसने रेड मैक्सी पहनी हुई थी, वह लड़की और कोई नहीं शनाया थी। वह आकर तनिष्क को गले लगाती है और तनिष्क भी उसे गले लगाता है और फिर वह दोनों वहां से अंदर की ओर चले जाते हैं। सारे मीडिया वाले उन दोनों को लेकर बातें कर रहे थे, उनके फोटो खींच रहे थे और प्राची एक कोने में खड़े होकर यह सब देख रही थी।